गुड मॉर्निंग बेटा, दिस इज उमर हाथ। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का हम चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बेटा अभी तक मोनेरा खत्म किया है, हमने साइनोबैक्टीरिया खत्म किया है, हमने माइकोप्लाज्मा खत्म किया है, हमने आर्कियोबैक्टीरिया खत्म किया, हमने प्रोटेस्टा खत्म किया, प्लांट लाइक प्रोटेस्ट खत्म कर लिए, फंजी लाइक प्रोटेस्ट खत्म कर लिए और एनिमल लाइक प्रोटेस्ट खत्म कर लिए हमने, ठीक है ना। अब फिर हमने फंजेस शुरू करा था बेटा। तो करंट जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो फंजेस का टॉपिक चल रहा है। तो हमने फंजेस का बेटा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा था, स्टडी ऑफ फंजे को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है, ये हमने खत्म किया था। बुक्स के बारे में पढ़ा था हमने बेटा, इंपॉर्टेंट माइकोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ा था। और फिर हमने उसके बाद बेटा बेसिक फीचर्स ऑफ फंजेस देखे थे। हमने देखा था कि इनके सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, इनकी बॉडी कैसे बनती है, सेप्टेट क्या होता है, एसेप्टेट क्या होता है, डॉलिपोर क्या होता है, सिंपल क्या होता है, सेपरेट्स एंड कॉर्पर क्या होता है, सेपरेट्स एंड कॉर्पर कैसे फंजेस के अंदर पाया जाता है, सूडोमाइसिलियम क्या होता है ये भी हमने देखा, सूडोमाइसिलियम कैसे फंजेस बनाते हैं ये भी हमने देखा था। और हमने फिर लास्ट क्लास में बेटा हमने फेजेस ऑफ फंजेस देखे। रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब क्या होता है, वेजिटेटिव फेज का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, वेजिटेटिव फेज के कैरेक्टर्स क्या होते हैं। इसके अलावा बेटा लास्ट क्लास में हमने बेटा फंगल टिश्यू देखा था। तो हमने देखा था फंगल टिश्यू प्लेक्टन कैमा बोलते हैं बेटा। प्लेक्टन कैमा दो तरीके का हो सकता है बेटा, प्रोसन कैमा हो सकता है या सूडोपैरन कैमा हो सकता है। इंटरनल सेल स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने। तो मैक्सिमम पोर्शन जो बेटा फंजेस का और जो बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमने फिनिश कर लिए, ठीक है ना। तो आप जो है बेटा अब हमारा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजेस में बेटा लास्ट पोर्शन रहता है, उसके बाद हम सीधे क्लासिफिकेशन पे आएंगे, उसको खत्म कर देंगे। वो रहता है हमारा बेटा रिप्रोडक्शन इन फंजेस, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंजेस का, बिकॉज रिप्रोडक्शन में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो रिप्रोडक्शन जो है बेटा हम आज स्टडी करेंगे फंजेस का, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा रिप्रोडक्शन इन फंजेस, ठीक है ना बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो देखते हैं बेटा रिप्रोडक्शन फंजे का मतलब क्या होता है। रिप्रोडक्शन इन फंजेस, रिप्रोडक्शन ये आपको दिख रहा है इन फंजेस, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन फंजे का मतलब क्या होता है तो ये आपको पता है पहले। रिप्रोडक्शन होता है क्या बेटा, रिप्रोडक्शन बेटा ऐसी बायोलॉजिकल प्रक्रिया है जहाँ पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है बेटा वो अपने जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। सेल जैसे अपने जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगा तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन जब भी हमने अभी तक पढ़ा बेटा तो हमने देखा रिप्रोडक्शन या तो सेक्सुअल होता है या तो एसेक्सुअल होता है, ठीक है ना। अब क्योंकि बेटा फंजेस को पहले रिलेट किया जाता था प्लांट्स के साथ, तो हमारे पास फंजेस के अंदर रिप्रोडक्शन जो है बेटा, जब आप रिप्रोडक्शन फंजे पढ़ेंगे क्योंकि प्लांट्स के साथ रिलेट किया जाता है, इसलिए बेटा हम क्या करते हैं, हम फंजेस के रिप्रोडक्शन को तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एक्चुअल बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बिकॉज फंजेस को प्लांट्स के साथ पहले रिलेट किया जाता था इसलिए हम वेजिटेटिव लिख रहे हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है बेटा। सेकंड है बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड थर्ड है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना बेटा। तो हमने याद रखा बेटा कि रिप्रोडक्शन जो फंजेस के अंदर होता है, रिप्रोडक्शन फंजेस के अंदर बेटा तीन मेन टाइप्स का होता है। क्योंकि बेटा फंजेस को पहले प्लांट्स के साथ रिलेट किया जाता था तो इसलिए बेटा हमने इसमें वेजिटेटिव ऐड कर दिया। तो हालांकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, ठीक है ना। तो हमने बोला फंजेस के अंदर बेटा रिप्रोडक्शन तीन टाइप्स का होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंजेस, asexual reproduction in fungus and sexual reproduction in fungus। समझ गए ना बेटा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, हम आउटलाइन देख लेते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स है, एसेक्सुअल के कितने टाइप्स है एंड सेक्सुअल के कितने टाइप्स है, ठीक है ना बेटा। चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के टाइप्स हम देख लेते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के टाइप्स जो होते हैं बेटा ये याद रखना है। अगर आपको याद होता है जब मैंने आपको फंजे पढ़ाया था, मैंने फंजेस के अंदर आपको एक चीज बोली थी, मैंने बोला था फंजेस जो होते हैं बेटा ये सबसे ज्यादा स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनका कैरेक्टर होता है कि ये क्या कर रहे हैं, स्पोर फॉर्मेशन कर रहे हैं, स्पोर्स बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये स्पोर फॉर्मेशन जो है बेटा ये हमको आपको पर्टिकुलरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलेगी जहां पे स्पोर फॉर्मेशन करते हैं।
ठीक है ना। लेकिन अगर बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें इन केस ऑफ फंजीज, तो फंजीज के अंदर बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के आपको 3 मेन टाइप्स मिलेंगे जो आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो कौन कौन सा टाइप मिलता है बेटा, सबसे पहले देख लेते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ जो ऐसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फंजीज के अंदर देखने को मिलेगी ये फ्रेगमेंटेशन। फर्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बेटा ये फ्रेगमेंटेशन। और यहाँ पे भी फिर से याद रखो बेटा, रिप्रोडक्शन वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसका, फंजाइज के, जो आपको बिल्कुल भूलना नहीं है और उसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए, तो फ्रेगमेंटेशन पहला टाइप है बेटा किसका, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंजीज का। सेकंड जो बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल अभी देखिए, फ्रेगमेंटेशन कहाँ पे पाया जाता है। सेकंड है बेटा बर्डिंग। बर्डिंग टाइप है बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। अच्छा, कुछ बुक्स में बेटा बर्डिंग, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिशन, क्लाइमेट, सुपोर रिलेशन बेटा एसेक्सुअल में दिया है, तो प्लीज कंफ्यूज नहीं होना, जो मैं बता रहा हूँ वो आप याद रखो, ठीक है ना। चलिए, तो बर्डिंग का आ गया, फ्रेगमेंटेशन आ गया, थर्ड है बेटा बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन, ठीक है ना। तो ये हो गए किसके टाइप्स बेटा, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के टाइप्स हो गए। अब आते हैं बेटा किसके टाइप्स के, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स के। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज याद रखना बेटा, यहाँ पे और दो चीजें आती है। एक आता है बेटा राइजोमॉर्फ, और एक आता है बेटा स्क्लेरोटिया। इनको आप बेटा इंपॉर्टेंट डालेंगे साइड में। अब मैंने पहले क्यों नहीं बोला बेटा, इसलिए नहीं बोला कि कुछ बुक्स के अंदर बेटा राइजोमॉर्फ एंड स्क्लेरोटिया जो है ना बेटा, ये टिश्यू फॉर्मेशन में दिए जाए। हमने कल टिश्यू पढ़ा था ना, प्लेक्टेनकाइमा, फिर हमने बेटा दो टाइप्स पढ़े थे, प्रोसेनकाइमा एंड सूडोपैरेन्काइमा। तो वहां पे बेटा कुछ बुक्स के अंदर स्क्लेरोटिया भी उधर ही दिया हुआ है एंड राइजोमॉर्फ भी उधर ही दिया हुआ है। देखिए याद रखना बेटा, ये पैरानाइटिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर बनाए जाते हैं बेटा, तो इसलिए हमने इसको रिप्रोडक्शन के अंदर ऐड कर दिया, ठीक है ना। चलिए, तो अब ये इनको अभी अलग अलग से डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो अब आते हैं बेटा इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, तो मैं थोड़ा इसको टेम्परेरी रन कर देता हूँ। तो अब आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास क्या क्या मिलता है बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको स्पोर्स मिलेंगे, ये याद रखना, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको स्पोर्स मिलते हैं। तो कौन कौन सा स्पोर मिलता है बेटा, तो मैं पहले नाम लिख देता हूँ स्पोर्स का, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा आपको जू स्पोर्स मिलेंगे, जू स्पोर रेड कलर आपको दिख रहा होगा बेटा, ठीक है, मैं ब्लू से लिख देता हूँ। जू स्पोर्स मिलेंगे बेटा आपको, ठीक है। जू स्पोर्स के अलावा बेटा सुपोरेंजियोस्पोर्स मिलेंगे, इसके अलावा बेटा कोनिडिया मिलेंगे, कोनिडिया के अलावा और एक चीज याद रखना, इसके अलावा ऊडिया मिलते हैं, ठीक है। जूस्पोर, सुपोरेंजियोस्पोरा, कोनिडिया, ठीक है ना, ऊडिया। क्लाइमेटोस्पोर्स मिलेंगे, क्लाइमेटोस्पोर्स मिलेंगे, समझ गए ना। क्लाइमेटोस्पोर्स मिलेंगे, जूस्पोर्स मिलेंगे, सुपोरेंजियोस्पोर्स मिलेंगे, ऊडिया मिलेगा एंड कोनिडिया मिलेगा। ये सारे स्पोर जो है बेटा, ये क्या करते हैं, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं, मतलब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से बनाए जाते हैं। तो अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके सब फंजे हो रही है बेटा, तो वो किसकी वजह से होगी बेटा, वो इन स्पोर्स की वजह से होगी। कौन कौन सा इनको हम अलग से पढ़ेंगे, कौन कौन सा स्पोर है बेटा, जूस्पोर है, सुपोरेंजियोस्पोर है, कोनिडिया है, ऊडिया है एंड क्लाइमेटोस्पोर्स, समझ गए ना। चलिए, अब आते हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या टाइप्स है बेटा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिख देते हैं यहाँ पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेटा 3 फेजेस होते हैं इनके सब फंजेस। तो पहला फेज होता है बेटा, ये आपको दिख रहा है, हाँ, तो प्लाज्मोगेमी। पहला फेज होता है बेटा प्लाज्मोगेमी। सेकंड फेज होता है बेटा कैरियोगेमी। ये सेकंड फेज होता है बेटा। एंड थर्ड फेज होता है बेटा, ये होता है मियोसिस। और मियोसिस के बाद बेटा सुपोरिलेशन होता है। मियोसिस की वजह से सुपोर्स भी बनते हैं, मियोसिस की वजह से क्या बनते हैं बेटा, सुपोर्स भी बनते हैं, ठीक है ना। ये हमने खाली अभी आउटलाइन लिखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजेस में, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, आपने याद रखना बेटा, फंजेस के अंदर 3 प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बेटा फंजेस के अंदर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फंजेस के अंदर, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। तो आपने याद रखा बेटा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो फंजेस के अंदर होता है
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टी है बेटा, ये कुछ स्पेशल टाइप्स का होता है, जैसे बेटा ये बाइनरी फिजन से होगा, ये फ्रेगमेंटेशन से होगा, ये बडिंग से होगा, ये स्क्लेरोटिया फॉर्मेशन से होगा एंड राइजोमॉर्फ फॉर्मेशन से होगा। ठीक है, आपने याद रखा बेटा अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कॉमनली स्पोर्स की वजह से होता है, जिनको हम एसेक्सुअल स्पोर्स भी बोलते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको। तो कौन कौन सा स्पोर बनता है बेटा? स्पोरेंजियोस्पोर बनता है, क्लाइमेडियोस्पोर बनता है, उड़िया बनता है, ठीक है, एंड कोनिडिया बनता है। ठीक है ना, तो ये सारे स्पोर्स होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं, ये मदद करते हैं इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ गए ना। और इसके बाद आपने बोला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेटा फेजेस होते हैं। तो कौन कौन सा फेज होता है? प्लाज्मोगेमी होती है, कैरियोगेमी होती है, मियोसिस होती है, एंड उसके बाद स्पोर्स बनते हैं जिसको हम स्पोरुलेशन बोलते हैं। ठीक है ना। तो शुरू करेंगे बेटा, कहां से शुरू करेंगे हम? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंगस। ठीक है ना बेटा, चलिए तो शुरू करते हैं। तो ये आपने नोट डाउन कर दिया होगा बेटा, ठीक है ना, ये नोट्स बनाते जाइए प्लीज साथ साथ में। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए जल्दी जल्दी। तो याद रखना रिप्रोडक्शन इन फंजी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का टाइप क्या है बेटा? फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, बाइनरी फिजन, राइजोमॉर्फ एंड स्क्लेरोटिया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप क्या है बेटा? ज़ूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, कोनिडिया, उड़िया एंड क्लाइमेडोस्पोर। एंड सेक्सुअल का टाइप फेज, सेक्सुअल के फेजेस होते हैं बेटा, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस एंड स्पोरुलेशन। ठीक है ना बेटा। तो शुरू करते हैं बेटा हम कहां से? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से। चलिए, तो पहला जो हमारा बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का फर्स्ट टाइप है बेटा, तो हम शुरू कर रहे हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से शुरू कर रहे हैं बेटा। तो फर्स्ट जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का टाइप है, तो फर्स्ट टाइप जो हमारा है बेटा वो है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है ना बेटा। तो फ्रेगमेंटेशन के बारे में हमें याद क्या रखना बेटा? वो याद रखना है कि फ्रेगमेंटेशन जो है ये मोस्ट कॉमन मेथड होता है किसका? शाबाश, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। याद रखना बेटा फ्रेगमेंटेशन जो है ये मोस्ट कॉमन मेथड है किसका बेटा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का इन केस ऑफ फंजीज। देखिए एक चीज याद रखना बेटा कि फ्रेगमेंटेशन मोस्ट कॉमन मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इन केस ऑफ फंजीज। लेकिन कैसे फंजीज के अंदर बेटा? जो मल्टी सेलुलर फंजीज होंगे, ठीक है, याद रखना है। समझे ना। तो ऐसे फंजीज बेटा जो मल्टी सेलुलर फंजीज है, ठीक है ना, जो बहुत सारी सेल्स के बने हैं, जो मल्टी सेलुलर फंजीज है। तो मल्टी सेलुलर फंजी बेटा जब भी क्या दिखाएगा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दिखाएगा। तो वो सबसे ज्यादा प्रेफरेबल मेथड जो यूज करेगा ना रिप्रोडक्शन के लिए, वो कौन सा होगा बेटा? वो फ्रेगमेंटेशन होगा। समझ गए ना। तो याद रखेंगे बेटा हम कि फ्रेगमेंटेशन जो होता है बेटा, फर्स्ट पॉइंट इसके बारे में याद रखेंगे, ये मल्टी सेल फंजी में होता है। ये पहला पॉइंट इसके बारे में याद रखेंगे, ठीक है ना, मल्टी सेल फंजी में होता है। सेकंड पॉइंट याद रखना बेटा कि फ्रेगमेंटेशन जो होता है ये मोस्ट कॉमन मेथड होता है। मोस्ट कॉमन मेथड किसका बेटा? ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। समझ आया कि समझ में? अब फ्रेगमेंटेशन में होता क्या है बेटा? आपको पता है तो, लेकिन थोड़ा फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो फ्रेगमेंटेशन में होता ये बेटा कि आपके पास एक फंजे होगा जो बेटा एक मल्टीसेल हाइफे का बना होगा। जैसे हम एज्यूम करते हैं कि ये हमारा बेटा एक फंजे है, ठीक है, दिस इज अ फंजे, और ये बेटा हाइफेज का बना हुआ, ये मल्टीसेल हाइफे है, ठीक है ना, यानी ये बेटा एक से ज्यादा सेल्स का बना हुआ हाइफे, ऐसे इस तरीके से, ठीक है ना। तो जब ये फ्रेगमेंटेशन दिखाएगा ना, तो फ्रेगमेंटेशन में होगा क्या बेटा? ये जो फंजे है, पैरेंट फंजे जो बेटा, ये बीच में क्या करेगा? ब्रेक करेगा बेटा। मान लो फॉर ये पैरेंट फंजे था, इसको हम कंटिन्यूएशन में बना देते हैं। तो ये बेटा पैरेंट फंजे था, ठीक है ना। फ्रेगमेंटेशन में समझा रहा हूं फ्रेगमेंटेशन होता है कैसे बेटा। तो ये एक पैरेंट फंजे था बेटा, ठीक है ना। अब इस पैरेंट फंजे में क्या हुआ बेटा? ये पैरेंट फंजे बीच में क्या करके डिवाइड कर गए, ठीक है ना। तो जब ये डिवाइड करेगा ना, पैरेंट फंजे बीच में, मान लो फॉर यहाँ पे बेटा डिवीजन हो गया बीच में ऐसे। तो जब ये बीच में डिवाइड करते हैं, यहाँ से बेटा दो डॉटर फंजेस निकलेंगे, ठीक है, वो भी मल्टीसेल्ड होंगे बेटा। तो ये दो डॉटर फंजेस निकले, फर्स्ट फंजे निकला डॉटर फंजे ऐसे, ये सेकंड डॉटर फंजे निकला बेटा ऐसे, या एक से ज्यादा फ्रेगमेंट में निकल सकते हैं, ठीक है ना। तो
तो ये डॉटर फ्रेंचेस बन गए बेटा ऐसे वाले। तो ये डॉटर फ्रेंचेस बनने के बाद जो है बेटा ये क्या करेंगे, ये फर्दर ग्रो एंड डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल बेटा ये डॉटर बन गया था, ये फर्दर क्या करेगा बाद में बेटा, ये ग्रो एंड डिवाइड करेगा और क्या बनेगा, एक पैरेंट फंजी के समान बनेगा इस तरीके से बेटा। इधर भी ऐसे ग्रोथ हो जाएगा और इधर भी ऐसे ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है ना। तो और पैरेंट के समान बनेगा, ठीक है ना। तो ऐसी पर्टिकुलर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम क्या नाम देते हैं बेटा, इसको हम नाम देते हैं फ्रेगमेंटेशन। समझा है कि नहीं समझा? इस तरीके की रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। समझ गया ना। तो कैसे कैसे फ्रेंचेस के अंदर बेटा सबसे कॉमनली फ्रेगमेंटेशन देखा जाता है, तो दो फ्रेंचेस के अंदर बेटा फ्रेगमेंटेशन मोस्ट कॉमनली देखो मल्टीसेलर फ्रेंचेस होते हैं। एक है बेटा एस्कोमाइस्टीज एंड दूसरा बेटा बेसिडियोमाइस्टीज, ठीक है ना। तो एग्जांपल जो याद रखेंगे बेटा, ये तो समझ आ गया ना। ये तो मैंने ऐसे समझाने के लिए बोला, ये पैरेंट फ्रेंच था, बीच में बेटा टूट गया तो दो फ्रेगमेंट्स बने, उन दो फ्रेगमेंट के बाद में बेटा ग्रो एंड डिवाइड करें, किसके जैसे बन गया बेटा, पैरेंट के जैसे बन गए। इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको फ्रेगमेंटेशन नाम। समझ गए ना। अब फ्रेगमेंटेशन में रफ कर देता हूं बेटा, आप समझ गए। तो फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल इंपॉर्टेंट है बेटा, किसमें पाया जाता है फ्रेगमेंटेशन, तो याद रखना बेटा टू क्लासेस ऑफ फंजेस के अंदर बेटा फ्रेगमेंटेशन पाया जाता है। तो उसमें से फर्स्ट जो बेटा याद रखना आपको वो है एस्कोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज एंड बेसिडियोमाइस्टीज। समझ गए ना। तो एस्कोमाइस्टीज और बेसिडियोमाइस्टीज जो होते हैं बेटा, ये दो क्लासेस होते हैं बेटा फंजेस के, ठीक है ना। जो क्या करते हैं बेटा, जो अगर रिप्रोडक्शन करना चाहते हैं तो उनका फेवरेबल रिप्रोडक्शन जो होगा बेटा, वो क्या होगा बेटा, वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। समझ गए। अब ये जरूरी नहीं कि बेटा ये एस्कोमाइस्टीज में ओनली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दिखाएगा, ये और भी तरीके के रिप्रोडक्शन दिखाते हैं, लेकिन जब बेटा वेजिटेटिव दिखाएंगे तो वेजिटेटिव में प्रेफरेंस किसको देंगे बेटा, फ्रेगमेंटेशन को ही प्रेफरेंस देंगे। समझ गए ना बेटा। चलिए, ये तो पहला टाइप था हमारा। अब आते हैं बेटा सेकंड, फर्स्ट था हमारा फ्रेगमेंटेशन, अब आते हैं सेकंड टाइप के ऊपर बेटा। अब सेकंड टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बेटा वो हमारा बडिंग, ठीक है ना। सेकंड टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो वो क्या बेटा, वो बडिंग है। अब बडिंग के बारे में आपको याद रखना बेटा, ये मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है ना। लेकिन किन के अंदर बेटा याद रखना है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन था किन के अंदर, मल्टीसेलर फंजेस के अंदर, ठीक है ना। फ्रेगमेंटेशन मोस्ट कॉमन मेथड था बेटा किसका, रिप्रोडक्शन का, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का किन के अंदर बेटा, मल्टीसेलर फंजेस के अंदर। लेकिन अब याद रखना बेटा, बडिंग जो होता है, बडिंग मोस्ट कॉमन मेथड होता है किसका, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, लेकिन किन के अंदर बेटा, यूनिसेलर फंजेस के अंदर। समझ गए ना। ये बडिंग जो है बेटा, बडिंग इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ यूनिसेलर फंजेस, यूनिसेलर फंजेस। तो अगर कोई फंज बेटा यूनिसेलर है तो उसके अंदर बेटा मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होगा, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होगा बेटा, तो वो कौन सा होगा बेटा, शाबाश, वो होगा, शाबाश, वो कौन सा होगा बेटा, वो बड़ी। समझ गए ना। तो एग्जांपल इसकी बेटा आपको एक याद रखना, जो बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल एग्जाम में पूछी जाती है, तो याद रखना पड़ेगा यीस्ट। क्या याद रखना पड़ेगा, यीस्ट याद रखना है। समझ गया। अब मेरे को बड़ी के डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है बेटा, आपको पता है कि एक पैरेंट बॉडी होगी, ये तो आपको पता है ना बेटा, एक पैरेंट बॉडी होगी ऐसे, इस पैरेंट बॉडी में बेटा लैटरल आउटग्रोथ हो जाएगा, मान लीजिए ऐसे, तो ये लैटरल ग्रोथ में न्यूक्लियस चला जाएगा, फिर डिटैच हो जाएगा, ये दोबारा क्या करेगा, एक पैरेंट के समान बॉडी बना लेगा। तो इसको हम बड़ी बोलते हैं, बॉडी के ऊपर बेटा लैटरल आउटग्रोथ डेवलप हो, जिसको हमने बड बोला, बड डिटैच हो गया पैरेंट बॉडी से, और पैरेंट बॉडी से डिटैच होने के बाद वो एक पैरेंट के समान स्ट्रक्चर बन गए, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बडिंग बोलते हैं। समझ गए ना। तो याद रखना बेटा, बडिंग करेंगे सेकेंड मेथड है बेटा किसका, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फंजेस का, लेकिन ये कॉमनली किन में देखने को मिलता है, यूनिसेलर फंजेस के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बेटा किसकी बात करेंगे, फ्रेगमेंटेशन की बात करें, ये भी मेथड है बेटा किसका, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, लेकिन ये ऐसा मेथड है बेटा जो कॉमनली किनको देखने किन के अंदर देखने को मिलता है बेटा, ये आपको मल्टीसेलर फंजेस के अंदर देखने को मिलता है। समझ गए ना। चलिए अब थर्ड टाइप पे आते हैं बेटा। तो थर्ड टाइप हमारा बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन, ठीक है ना। अब बाइनरी फिशन में क्या याद रखना बेटा, बाइनरी फिशन में याद रखना बेटा
कि ये भी कहां पर मिलेगा, यूनिसेल्ड फंजेस के अंदर मिलेगा। बाइनरी डिफरेंस बेटा कहां पे देखने को मिलता है, यूनिसेल्ड फंजेस के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये कॉमन मेथड है, मोस्ट कॉमन मेथड नहीं है लेकिन कॉमन मेथड है बेटा, मतलब इसको भी यूज करते हैं फंजेस बेटा, ये भी कॉमन मेथड है, ठीक है ना। और इंपॉर्टेंट एग्जांपल याद रखना, ये बेटा ईस्ट में पाया जाता है और स्लाइम मोल्ड में पाया जाता है, ईस्ट एंड स्लाइम मोल्ड, ईस्ट एंड स्लाइम मोल्ड, समझ गए ना। तो यहाँ पे फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगा, टेंशन नहीं लेना है कि हमने जो स्लाइम मोल्ड प्रोटिस्टा के अंदर पढ़ा, एक्चुअल बेटा स्लाइम मोल्ड फंजेस के अंदर है, लेकिन उनको डाला गया बेटा प्रोटिस्टा के अंदर, ठीक है ना। लेकिन टेंशन नहीं लेना, वो फंजेस के समान ही होते हैं, समझ गए ना बेटा। तो चलिए आपने याद रखा बेटा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बेटा, ये 3 तरीके का होता है, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है ना, बडिंग एंड बाइनरी फिशन। फ्रेगमेंटेशन में बेटा फ्रेगमेंट्स बनते हैं जो सेपरेट हो जाते हैं, तो फिर बाद में ग्रो एंड डिवाइड करके पेरेंट के समान बनते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट बेटा ये मल्टीसेलुलर फंजेस के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना, जैसे एस्कोमाइसीज एंड बेसिडोमाइसीज। फिर आपने बेटा बाइनरी फिशन एंड क्या बोलते हैं, बाइनरी फिशन आपने देखा था, ठीक है ना, और बडिंग देखा था। तो बाइनरी फिशन एंड बडिंग जो है बेटा, ये भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के ही तरीके हैं, कॉमनली बेटा यूनिसेलुलर फंजेस के अंदर पाए जाते हैं। तो एग्जांपल आपने याद रखा ईस्ट एंड स्लाइम मोल्ड, ठीक है ना बेटा। तो बडिंग कॉमनली ईस्ट के अंदर देखने को मिलता है, बाइनरी फिशन बेटा स्लाइम मोल्ड एंड ईस्ट के अंदर भी देखने को मिलता है। तो ये कंप्लीट हो जाता है बेटा कौन सा पार्ट, ये कंप्लीट हो जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पार्ट। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बेटा 2 चीजें रह जाती है, जो मैंने आपको पहले ही बोला था बेटा, एक्चुअल में बहुत सारी बुक्स उनको कहां पे शो करती है बेटा, टिश्यू फॉर्मेशन के अंदर शो करती है। लेकिन याद रखना बेटा कि ये जो 2 चीजें हैं, ये एक्चुअली पेरिनेटिक स्ट्रक्चर होता है। पेरिनेटिक स्ट्रक्चर मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो अनफेवरेबल कंडीशन को अवॉइड करने में मदद करता है, जिसमें कौन कौन आता है बेटा, राइजोमॉर्फ आता है एंड स्क्लेरोटिया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम एक बार इसको रब कर देते हैं, हम इसको देखते हैं बेटा, राइजोमॉर्फ को देख लेते हैं एंड स्क्लेरोटिया को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे से इधर आएगा, चलो इधर ही पर बता देता हूँ बेटा। तो अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम पेरिनेटिक स्ट्रक्चर फर्स्ट पढ़ते हैं, जिसका नाम है क्या बेटा, राइजोमॉर्फ, ठीक है ना। तो इधर बता देता हूँ बेटा, तो ये 3 हो गए, तो ये 4th हो गया बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पार्ट, ठीक है। इसका नाम है राइजोमॉर्फ, ठीक है। अब राइजोमॉर्फ होता क्या बेटा, तो सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन याद रखना। राइजोमॉर्फ जो होता है ये क्या करता है, ये फंजेस के अंदर बनता है एज अ प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो, टू अवॉइड द अनफेवरेबल कंडीशंस, या पेरिनेटिक स्ट्रक्चर टू अवॉइड द अनफेवरेबल कंडीशंस, ठीक है ना। अब होता क्या है बेटा, ये जो सोमैटिक हाइफेज होती है किसकी, फंजेस की। सोमैटिक हाइफेज का मतलब हुआ बेटा वो हाइफेज जो अभी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स नहीं बना रही, ठीक है ना। तो सोमैटिक हाइफेज क्या करते हैं बेटा, फंजेस के अंदर ये बहुत टाइटली पैक हो जाती है, ठीक है ना। सोमैटिक हाइफेज होते हैं, जिन फंजेस के अंदर बेटा सोमैटिक हाइफेज होती है, तो उनके अंदर क्या होगा बेटा, स्ट्रैंड्स ऑफ सोमैटिक हाइफेज क्या करेंगे बेटा, बहुत टाइटली आपस में कंबाइन हो जाएंगे, बहुत टाइटली एग्रीगेट करेंगे, एग्रीगेट करते हैं आपस में बेटा, कि इनका जो इंडिविजुअल नेचर होता है ना वो खत्म हो जाता है। अभी तक तो ये अलग अलग थे सारे फंजेस, लेकिन जब ये बेटा आपस में स्ट्रैंड्स बनाने लगे, तो इनका स्ट्रैंड का फॉर्मेशन इतना टाइट होता है, इनका एग्रीगेशन बेटा इतना टाइट होता है कि इनका इंडिविजुअल कैरेक्टर जो है ना बेटा वो खत्म हो जाता है। तो ये बिहेव करने लगते हैं ऑर्गेनाइज्ड यूनिट, एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करने लगते हैं, समझ गए ना। अब जब बेटा सिंगल यूनिट बन जाता है ना और बिहेव करने लगता है एज अ सिंगल यूनिट, तो ये दिखने में कैसा दिखता है बेटा, ये रूट के एपेक्स के समान दिखता है। किसके समान दिखता है बेटा, रूट के एपेक्स के समान दिखता है। तो अब ऐसे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को जो बना बेटा बाय द एग्रीगेशन और बाय द टाइट एग्रीगेशन ऑफ मेनी सोमैटिक हाइफेज, और फिर दिखने लगा बेटा किसके जैसा, एक रूट के एपेक्स के जैसा, ठीक है ना, हायर प्लांट्स के रूट के एपेक्स के जैसा। और ऐसे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को बनाया गया कब बेटा, अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर। इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, इसे हम राइजोमॉर्फ नाम देते हैं, समझ गए ना। फिर से मैं बता देता हूं बेटा, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, तो याद रखना पड़ेगा राइजोमॉर्फ जो होता है बेटा, राइजोमॉर्फ थिक स्ट्रैंड ऑफ सोमैटिक है। सबसे पहले बेटा ये एक पेरिनेटिक स्ट्रक्चर है, ये एक पेरिनेटिक स्ट्रक्चर है। पेरिनेटिक स्ट्रक्चर का मतलब हुआ बेटा ये अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर बनेगा, ये अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर बनाया जाता है बेटा, ठीक है ना। सेकंड बेटा कैसे बनता है, ये बनता है बाय द एग्रीगेशन टाइट, बाय द टाइट एग्रीगेशन, बाय द टाइट एग्रीगेशन, बाय द टाइट एग्रीगेशन ऑफ
सोमैटिक हाइफे, सोमैटिक हाइफे, ठीक है ना। यानी वो हाइफे बेटा जो क्या नहीं कर रहे हैं, जो रिप्रोडक्शन में यूज नहीं हो रहे, जो रिप्रोडक्शन नहीं दिखा रहे, ठीक है ना। तो बनता है बेटा बाय द एग्रीगेशन ऑफ, बाय द टाइट एग्रीगेशन सोमैटिक हाइफे। कितना टाइट बेटा, इतना टाइट कि ये हाइफेज जो होते हैं, these हाइफेज aggregate so tightly that they lose their individual character, that they lose their individual character, या they lose their individuality। मतलब जो अभी हाइफे बेटा अलग अलग था, अब वो अलग अलग नहीं दिखेगा, इनका इंडिविजुअल नेचर जो बेटा वो क्या हो गया, वो खत्म हो गया, इंडिविजुअलिटी क्या हो गई बेटा, फिनिश हो गई, ठीक है ना। दे लूज देयर इंडिविजुअलिटी एंड लुक लाइक, और कैसे दिखते हैं बेटा, एंड लुक लाइक तो कैसे दिखते हैं बेटा, एंड लुक लाइक एज रूट एपेक्स ऑफ हायर प्लांट्स, इसलिए इसको बेटा राइजो बोलते हैं, ठीक है। राइजो रूट से रिलेटेड होता है, मॉफ करना और रूट के समान का स्ट्रक्चर। तो एज रूट एपेक्स ऑफ हायर प्लांट, तो दिखते कैसे बेटा, रूट एपेक्स के जैसे दिखता है, जो कहाँ पे पाया जाता है बेटा, हायर प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। तो ऐसे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं बेटा, इसको हम राइजोमॉर्फ नाम देते हैं। समझ गए ना, नहीं समझ गए। अब राइजोमॉर्फ की और एक प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, जब राइजोमॉर्फ ग्रो करेगा तो ये एपिकली ग्रो करता है, एपिकली ग्रो करता है, ठीक है ना। अगर आपको समझ नहीं आया बेटा, हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं समझने के लिए। तो ये बेटा मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये ऐसे स्ट्रक्चर है बेटा, तो ये बेटा हम एज्यूम करते हैं कि इंडिविजुअल हाइफेज, ठीक है ना। मान लो फॉर ये स्ट्रक्चर बन रहा है और इस स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे हाइफेज बेटा इंडिविजुअल हाइफेज है, ये इंडिविजुअल हाइफेज इस तरीके से, समझ गए ना। तो जब राइजोमॉर्फ का शुरुआत मतलब फॉर्मेशन शुरू हो जाता है बेटा, तो ये इंडिविजुअल हाइफेज बेटा आपस में इतनी टाइटली पैक हो जाएगी, ठीक है ना। फाइनली आपको क्या दिखेगा बेटा, आपको एक सिंगल यूनिट दिखाई देगा, आपको एक कॉमन स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये इतने टाइटली पैक हो जाएंगे आपस में बेटा, ठीक है ना। तो आपको बेटा अलग अलग हाइफेज नहीं दिखेंगे, ठीक है ना, बल्कि क्या दिखेगा बेटा, एक सिंगल स्ट्रक्चर दिखेगा, एक सिंगल यूनिट दिखेगा इस तरीके से, ठीक है ना, ऐसे बेटा, ठीक है ना। तो ये सिंगल यूनिट जो है बेटा, ये दिखता कैसे बेटा, रूट एपेक्स के जैसा दिखता है ना, ठीक है ना। तो इस रूट एपेक्स के समान स्ट्रक्चर को जो बना है बिकॉज ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, राइजोमॉर्फ बोलते हैं, समझ गए ना। और लास्ट में क्या बेटा, एपिकली ग्रो करता है। तो मतलब जब ये बेटा रूट एपेक्स, ये जब ये राइजोमॉर्फ को ग्रो करेगा ना, ये हमेशा ग्रो कहां की तरफ से, कहां से करेगा बेटा, अपने एपिकल एंड से ग्रो करेगा। मतलब मान लो ये ग्रो कर रहा है, ये अब बेटा अपने एपेक्स से आगे ग्रो करता है, समझ गए ना। यानी इसके बेस पे बेटा ग्रोथ नहीं होगा, अब ग्रोथ कहां पे होगा, अब एपिकल एंड से ग्रोथ हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं बेटा, इसको हम राइजोमॉर्फ नाम देते हैं, समझ गए ना बेटा, पक्का समझ गए। चलिए अब आते हैं बेटा सेकंड के ऊपर। तो ये तो राइजोमॉर्फ खत्म हो गया, तो आपने राइजोमॉर्फ के बारे में बेटा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रख ली। आपने बोला बेटा राइजोमॉर्फ एक पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर है। आपने सेकंड चीज याद रखी बेटा कि राइजोमॉर्फ जो होता है अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर बनता है। आपने थर्ड चीज याद रखी बेटा, राइजोमॉर्फ बनता है सोमैटिक हाइफे से, स्ट्रैंड्स ऑफ सोमैटिक हाइफे से बनता है। अलग अलग धागे जो बेटा सोमैटिक हाइफे के धागे होते हैं उनसे बनता है। धागे जब एग्रीगेट होने लगते हैं बेटा, इतना टाइट एग्रीगेशन होता है कि हर एक हाइफे का इंडिविजुअल नेचर खत्म हो जाता है, एक कॉमन स्ट्रक्चर बनता है जो रूट एपेक्स के समान दिखने जैसा होता है। इस कॉमन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा, राइजोमॉर्फ बोलते हैं। और राइजोमॉर्फ जब ग्रो करेगा तो ये कैसे ग्रो करता है बेटा, ये एपिकली ग्रो करता है, समझ गए ना। चलिए ये तो था बेटा राइजोमॉर्फ के बारे में, ठीक है। आप क्या करते हैं, आप स्क्लेरोटिया के बारे में भी देख लेते हैं। अब स्क्लेरोटिया जो होता है बेटा, ये क्या होता है, ये हाइफे के एग्रीगेशन से बनता है, ठीक है ना। मैं हेडिंग डाल देता हूं पहले। तो ये फिफ्थ वेजिटेटिव पार्ट है बेटा, स्क्लेरोटिया, SCLEROTI, स्क्लेरोटिया, स्क्लेरोटियम, स्क्लेरोटिया और स्क्लेरोटियम, ठीक है ना। तो स्क्लेरोटिया, स्क्लेरोटियम जो होता है बेटा, ये क्या होता है बेटा, ये हाइफे के एग्रीगेशन की वजह से बनता है। लेकिन जब ये हाइफे एग्रीगेट होने लगती है ना बेटा, ये क्या करते हैं बेटा, एक हार्ड एंड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है ना।
सिक्लेरोटिया जो है बेटा ये बनता है बिकॉज ऑफ द एग्रीगेशन ऑफ हाइफेज या स्ट्रैंड्स ऑफ हाइफेज की वजह से बनता है। लेकिन जब ये स्ट्रक्चर बन जाता है ना बेटा तो ये क्या करता है, ये हार्ड एंड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है। और ये हार्ड एंड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जो है ना बेटा ये सूडो पैरेन्काइमेटस टिश्यू के जैसा बनता है, ठीक है ना, या सूडो पैरेन्काइमा के जैसा बनता है और एक रेस्टिंग स्ट्रक्चर होता है। फिर से बता देता बेटा, सिक्लेरोटिया जो है बेटा, सिक्लेरोटिया बनता है बाय द एग्रीगेशन ऑफ हाइफेज, ठीक है ना बेटा। हाइफी बेटा सोमैटिक नहीं होगा, कोई भी तरीके का है, सोमैटिक भी हो सकता है, रिप्रोडक्टिव भी हो सकता है। जब ये हाइफे जुड़ते हैं बेटा तो ये इतना ज्यादा एग्रीगेट नहीं होते हैं जितना कौन हो रहा था बेटा, जितना हो रहा था राइजोमॉर्फ, ठीक है ना। तो ये एग्रीगेट हो जाता है बेटा। तो एग्रीगेशन के बाद बेटा ये क्या करते हैं, एक हार्ड एंड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं। जो हार्ड एंड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जो होता है बेटा वो सूडो पैरेन्काइमेटस टिश्यू या सूडो पैरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर के जैसा होता है। ये स्ट्रक्चर जो सूडो पैरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर बना या सिक्लेरोटिया बना, ये एक रेस्टिंग स्ट्रक्चर होता है बेटा। रेस्टिंग स्ट्रक्चर का मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर बनाया जाए। इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम राइजोमॉर्फ, इसको हम बेटा नाम देते हैं सिक्लेरोटिया नाम देते हैं, समझ गए ना। सिक्लेरोटिया बेटा सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, राइजोमॉर्फ बेटा रूट एपेक्स के समान स्ट्रक्चर होता है, समझ गए ना। तो लिख लेते हैं बेटा इधर। तो सिक्लेरोटिया जो होता है बेटा ये बनता है एग्रीगेशन ऑफ हाइफेज। एग्रीगेशन बेटा लेकिन ज्यादा टाइट नहीं होता है, एग्रीगेशन ऑफ हाइफेज से बनता है, बट एग्रीगेशन इज नॉट दैट मच टाइट, ठीक है ना। ये एक रेस्टिंग स्ट्रक्चर होता है बेटा। रेस्टिंग स्ट्रक्चर मतलब बेटा अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर बनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है याद रखना। रेस्टिंग स्ट्रक्चर होता है बेटा, ये हार्ड एंड कॉम्पैक्ट होता है, हार्ड एंड कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है ना। और कैसा दिखने में होता है बेटा, सूडो पैरेन्काइमा जैसा दिखने में होता है, सूडो पैरेन्काइमेटस। तो ये कैसा होता है, सूडो पैरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर होता है, समझ गए कि समझ गए। तो इस सूडो पैरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर को रेस्टिंग स्ट्रक्चर, इसको हम क्या नाम देते हैं, सिक्लेरोटिया नाम देते हैं। इसका एक एग्जांपल याद रखना बेटा, क्लैविसेपस एक पंजे का नाम है, CLAVI, क्लैविसेपस। क्लैविसेपस एक पंजे है बेटा, ठीक है ना। जिस क्लैविसेपस पंजे के अंदर क्या बन जाता है, स्क्लेरोटिया बन जाता है, ठीक है ना। और इससे बेटा ड्रग निकाला जाता है, LSD ड्रग, ठीक है ना। क्लैविसेपस पंजे बेटा एक पंजे है जो बेटा स्क्लेरोटिया बनाता है, और इसके स्क्लेरोटिया से क्या निकाला जाता है बेटा, LSD का नाम का एक ड्रग एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एक ड्रग निकाला जाता है, समझ गए ना बेटा। तो स्क्लेरोटिया में जो दिखा हुआ आपको कैसा होता है देखने में, तो ये बेटा ऐसा सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ऐसे। ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है बेटा, और इसमें बेटा ऐसे एक्सटेंशन होंगे। ये बन गया आपका स्क्लेरोटिया, ये स्क्लेरोटिया का स्ट्रक्चर होता है, समझ गए ना। तो ये हमारा खत्म हो जाता है बेटा, क्या ये हमारा खत्म हो जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, समझ गए ना बेटा। तो आपने याद रखा बेटा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है ये फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, ये बडिंग हो सकता है, ठीक है ना, ये बाइनरी फ्यूजन हो सकता है, या राइजोमॉर्फ स्ट्रक्चर हो सकता है, या ये सिक्लेरोटिया हो सकता है, ठीक है ना बेटा। तो ये फिनिश हो जाता था। अब हम आते हैं बेटा सेकंड पार्ट के ऊपर, जो इंपॉर्टेंट है बेटा वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, समझ गए ना। तो मैं इसको रब कर देता हूँ बेटा। तो अब हम आते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर, वो क्या बेटा, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है बेटा। चलिए चलिए बेटा, तो हम आते हैं बेटा सेकंड पार्ट के ऊपर, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इधर से मैं शुरू करता हूँ बेटा, वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, ठीक है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, समझ गए ना बेटा। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई जो है बेटा, इसका
कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फंजी जो होते हैं ना बेटा ये कॉमनली, ठीक है ना, मैक्सिमम ये हो जाती है बेटा बिकॉज ऑफ सिंगल सेल, ठीक है ना, प्रोपेग्यूल से। सिंगल सेल प्रोपेग्यूल का मतलब बेटा छोटी छोटी सिंगल सेल्स होती है। प्रोपेग्यूल इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि इसकी वजह से आगे एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनने वाला है, कंप्लीट स्ट्रक्चर बनने वाला है, ठीक है ना। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके जो फंजी जो होती है बेटा ये होती है बिकॉज ऑफ सिंगल सेल्ड प्रोपेग्यूल से बेटा, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजी जो होती है बेटा इंपॉर्टेंट है, प्लीज बिल्कुल उसको भूलना नहीं है बेटा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजी जो बेटा इट ऑकर्स थ्रू formation, it occurs through formation of single cell propagules which separate from parent body, to get dispersed, समझ गए ना बेटा। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फंजी की होती है बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजी की होती है बेटा बिकॉज ऑफ स्मॉल सिंगल सेलर स्ट्रक्चर से। जो स्मॉल सिंगल सेलर स्ट्रक्चर जो होते हैं बेटा वो एक पैरेंट बॉडी के ऊपर बनेंगे। देखिए बनने के बाद बेटा अपने पैरेंट बॉडी से डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इसलिए अलग हो जाते हैं बेटा ताकि वो एटमॉस्फेयर के अंदर अलग अलग जगह पे फैल सके, ठीक है ना। और जब फैलेंगे बेटा तभी क्या होंगे, तभी नए फंजेस डेवलप होंगे, समझ गए ना। तो इन पर्टिकुलर स्मॉल सिंगल सेल्ड प्रोपेग्यूल्स को हम क्या नाम देते हैं बेटा, प्रोपेग्यूल का मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो आगे जाके प्रोपगेशन कराते हैं, ग्रोथ कराते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे पर्टिकुलर सिंगल सेल प्रोपेग्यूल्स को जो बनते हैं बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजी के अंदर, इनको हम क्या नाम देते हैं बेटा, इनको हम नाम देते हैं स्पोर्स। क्या बोलते हैं बेटा, इनको हम स्पोर्स बोलते हैं, ये याद रखना बेटा, समझ गया ना। तो स्पोर क्या होता है बेटा, स्पोर एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है, एक वेजिटेटिव एक रिप्रोडक्टिव प्रोपेग्यूल होता है। जो रिप्रोडक्टिव प्रोपेग्यूल आगे जाके क्या करने वाला बेटा, एक कंप्लीट फंजी या कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बनाने वाला है, समझ आया। चलिए अब आगे आते हैं। अब ये जो बेटा सिंगल सेल स्ट्रक्चर्स प्रोपेग्यूल्स बनते हैं बेटा, ये फंजेस के अंदर दो तरीके से बनते हैं। जो स्पोर्स हमने यहाँ पे लिखा बेटा, तो फंजेस के अंदर जो स्पोर्स होते हैं बेटा ये दो तरीके से बनाए जाते हैं। ये बेटा दो फिनोमेना से बनाए जाते हैं, समझ गया। पहला जो बेटा वो है मियोसिस की वजह से स्पोर बनेगा। पहला जो है बेटा वो क्या है कि स्पोर जो हम बना रहे हैं बेटा मियोसिस की वजह से बनेगा। और दूसरा है बेटा ये स्पोर जो है मियोसिस की वजह से नहीं बल्कि किससे बनेगा बेटा, माइटोसिस की वजह से बनेगा, समझ गया ना। स्पोर जो बेटा हम यहाँ पे बोल रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर की वजह से होती है। तो ये बेटा स्पोर की वजह से होने के टाइम पे दो तरीके के स्पोर्स बनाए जा सकते हैं। पहला स्पोर जो बेटा जो मियोसिस फिनोमेना की वजह से बन रहा है और दूसरा स्पोर जो बेटा जो माइटोसिस फिनोमेना की वजह से बन रहा है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, प्लीज इसको भूलना नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब ये स्पोर जो होते हैं जो मियोसिस की वजह से बनते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, इनको हम नाम देते हैं सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड स्पोर्स। क्या बोलते हैं बेटा, और पहले तो ये जो स्पोर्स हमने बेटा मियोसिस की वजह से बनाए हैं इनको मियोस्पोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इनको मियोस्पोर्स बोलते हैं, समझ आया ना। वो स्पोर्स बेटा जो बनते हैं बिकॉज ऑफ मियोसिस, इनको हम क्या बोलते हैं, मियोस्पोर्स। और वो स्पोर्स बेटा जो माइटोसिस की वजह से बनते हैं इनको हम माइटोस्पोर्स नाम देते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, इनको हम माइटोस्पोर्स बोलते हैं, समझ आया कि समझा। तो मियोस्पोर का मतलब क्या होता है बेटा, मियोस्पोर इज अ स्पोर व्हिच इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ मियोसिस। तो मतलब बेटा ये स्पोर जिस पैरेंट से बना होगा वो पहले डिप्लॉयड रहा होगा, डिप्लॉयड से बेटा फिर मियोसिस हो गया तो हैप्लॉयड स्पोर बन गया। माइटोस्पोर जो बेटा ये ऐसे स्पोर्स होते हैं जो कैसे बनते हैं, माइटोसिस से, मतलब इनका जो पेरेंट रहा होगा बेटा वो एक्चुअल में हैप्लॉयड रहा होगा। अब स्पोर बनाने के लिए बेटा उसको माइटोसिस करना पड़ेगा, तो इसलिए क्या बोलते हैं, माइटोस्पोर्स बोलते हैं, समझ गए ना। अब याद रखना जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मियोस्पोर जो होते हैं ना बेटा, मियोस्पोर्स को हम नाम देते हैं सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड स्पोर्स, सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड स्पोर्स, सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड स्पोर्स,
यानी मतलब ये ऐसे स्पोर्स बेटा जो कब बनाए जाते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे बनाए जाते हैं, ठीक है ना। मियोस्पोर्स बेटा ऐसे स्पोर्स है जो कब बनाए जाते हैं बेटा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे बनाए जाते हैं बिकॉज ऑफ द मियोसिस, तो इसीलिए इनको बेटा मियोस्पोर्स बोलते हैं, समझ गए ना। अब बताओ बेटा माइटोस्पोर्स क्या होंगे। माइटोस्पोर्स ऐसे स्पोर्स होते हैं बेटा जो एसेक्सुअली प्रोड्यूस्ड, जो एसेक्सुअली प्रोड्यूस्ड स्पोर्स होते हैं, एसेक्सुअली प्रोड्यूस्ड स्पोर्स होते हैं। मतलब ये कैसे बनेंगे बेटा, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से बनते हैं, समझ गए ना। तो सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड स्पोर्स को मियोस्पोर्स बोलते हैं, मियोसिस से बनते हैं। एसेक्सुअली प्रोड्यूस्ड स्पोर्स को माइटोस्पोर्स बोलते हैं और माइटोसिस की वजह से बनते हैं, ठीक है ना। आप देखो, अब आपको नीट में एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ बेटा माइटोस्पोर कौन सा है, मियोस्पोर कौन सा है। बताओ बेटा एसेक्सुअल स्पोर ऑफ फंजाई कौन सा है और सेक्सुअल स्पोर ऑफ फंजाई कौन सा है। एकदम इजी क्वेश्चन है बेटा। तो अभी हम इसको याद करेंगे, यहाँ पे ये मैं लिखूंगा, तो आपको आज के बाद याद रहना चाहिए बेटा सेक्सुअल स्पोर कौन सा होता है और एसेक्सुअल स्पोर कौन सा होता है। सेक्सुअल स्पोर मियोसिस से बने और एसेक्सुअल स्पोर माइटोसिस से। याद रखेंगे बेटा कि सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड स्पोर जो होते हैं बेटा, ये दो टाइप्स के होते हैं, याद रखना, बिल्कुल भूलना नहीं बेटा। सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड स्पोर दो तरीके के, पहला होता है एस्कोस्पोर। एस्कोस्पोर इज द सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड स्पोर, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से बनता है बेटा। एंड सेकंड है बेटा बेसिडियोस्पोर। बेसिडियोस्पोर, तो बेसिडियोस्पोर बेटा एक ऐसा स्पोर है जो कहां पे बनता है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से बनता है। तो एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर आर सेक्सुअल स्पोर्स, ठीक है, जो कौन बनाता है बेटा, फंजाई बनाता है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, समझ गए ना। अब एसेक्सुअल स्पोर्स की बात करें तो जो हमने पहले भी लिखे बेटा, ज़ूस्पोर्स, क्लाइमेडोस्पोर्स, कोनिडिया, ऊडिया और बाइन्यूक्लियर स्पोर्स। बाइन्यूक्लियर स्पोर्स समझाया ना। तो ज़ूस्पोर जो ज़ूस्पोर लीजिए, क्लाइमेडोस्पोर ले लीजिए, ठीक है ना। कोनिडिया लीजिए, ऊडिया ले लीजिए, बाइन्यूक्लियर स्पोर एंड स्पोरेंजियोस्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स, ठीक है ना बेटा। तो आपने याद रखा, इंपॉर्टेंट है बेटा। तो आपने याद रखा बेटा कि स्पोर्स जो होते हैं बेटा, स्पोर्स दो तरीके से बनते हैं, माइटोसिस से बन सकते हैं और मियोसिस से बन सकते हैं। माइटोसिस से बनेंगे तो बेटा इनको माइटोसिस से बनेंगे बेटा इनको माइटोस्पोर्स बोलते हैं। मियोसिस से बनेंगे बेटा इनको मियोस्पोर्स बोलते हैं। माइटोस्पोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनाए जाते हैं और मियोस्पोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनाए जाते हैं, ठीक है ना। मियोस्पोर जो होता है बेटा ये दो तरीके के होते हैं, कौन कौन सा बेटा, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। ASCO, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियो, BASIDIO, बेसिडियोस्पोर। एंड एसेक्सुअल स्पोर जो बेटा ये फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं, ज़ूस्पोर होता है, क्लाइमेडोस्पोर होता है, स्पोरेंजियोस्पोर होता है, कोनिडिया होता है, ऊडिया होता है। तो ये सब बाइन्यूक्लियर स्पोर्स होते हैं बेटा, ये सब के सब क्या होते हैं बेटा, ये एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। क्योंकि हम अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, हमने अभी सेक्सुअल शुरू नहीं किया है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, एसेक्सुअल स्पोर्स को एक एक करके डिफाइन कर लेते हैं कि एसेक्सुअल स्पोर्स का मतलब क्या होता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है ना बेटा। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा किसकी, ज़ूस्पोर, ठीक है ना। ये दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ज़ूस्पोर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ज़ूस्पोर जो है, ज़ूस्पोर के बारे में आपको पहले से याद रखनी है, ये मोटाइल स्पोर होता है, ये नेकेड स्पोर होता है। इसमें बेटा फ्लैजिला एक या दो पाए जाएंगे, या तो ये यूनिफ्लैजिलेट होगा या तो बाइफ्लैजिलेट होगा। फ्लैजिला अगर पाया जा रहा है तो फ्लैजिला के अंदर 9+2 अरेंजमेंट पाया जाता है, ठीक है ना, 9+2 अरेंजमेंट पाया जाता है। और याद रखना बेटा कि एक स्पेशल सैक के अंदर बनेगा, एक स्पेशल थैली के अंदर बनेगा, जिस सैक या जिस थैली को हम क्या बोलते हैं बेटा, ज़ूस्पोरेंजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ज़ूस्पोरेंजिया बोलते हैं। तो ऐसे पर्टिकुलर स्पोर्स को हम क्या नाम देते हैं, इनको हम ज़ूस्पोर्स नाम देते हैं, ठीक है। यानी ज़ूस्पोर अगर आपको याद रखना है बेटा, तो याद रखना बेटा सबसे पहली बात कि ज़ूस्पोर जो होते हैं बेटा, ये मोटाइल स्पोर्स होता है, मोटाइल स्पोर्स होता है।
मोटाइल स्पोर का मतलब हुआ बेटा ये मूव कर सकता है। क्यों मोटाइल है बेटा? क्योंकि इसमें बेटा फ्लैगेला पाया जाता है, ये फ्लैगेलेटेड होता है, इसमें फ्लैगेला मिलेगा। ठीक है ना? कितने फ्लैगेला मिलेंगे बेटा? इसमें या तो बेटा 1 फ्लैगेला मिलेगा तो यूनिफ्लैगेलेट होगा, ये यूनिफ्लैगेलेट होगा, या तो 2 फ्लैगेला मिलेंगे तो बाइफ्लैगेलेट होगा। यूनिफ्लैगेलेट हो सकता है, बाइफ्लैगेलेट हो सकता है। समझ गया ना? फ्लैगेला की बात हम करें तो याद रखना फ्लैगेला के अंदर 9+2 अरेंजमेंट पाया जाता है, 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स पाया जाता है। समझ गए ना बेटा? चलिए ये फ्लैगेला जो थोड़ा ये नेकेड फ्लैगेला होता है, नेकेड फ्लैगेला यानी इसके बाहर बेटा कोई प्रोटेक्टिव वॉल लेयर नहीं पाई साइड वॉल के समान, तो ये नेकेड फ्लैगेला होता है। समझ गए ना? तो ऐसा पर्टिकुलर फ्लैगेला जो बेटा एनिमल के स्पर्म के जैसा हो, एनिमल के गेमीट, स्पर्म नहीं, एनिमल के गेमीट के जैसा हो। गेमीट से मेरा कहने का मतलब ये है कि मूवेबल हो बेटा, इसमें फ्लैगेला पाया जाता हो, इसमें सेल वॉल एब्सेंट हो। ठीक है ना? तो ऐसे पर्टिकुलर फ्लैगेला, ऐसे पर्टिकुलर स्पोर को हम क्या नाम देना बेटा? इसको हम जू स्पोर नाम देते हैं। समझ गए ना? अब कहाँ पे पाया जाता है बेटा? ये कॉमनली आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? ये आपको फाइकोमाइसीट्स के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है ना? तो एग्जाम्पल अगर लिखी जाए कहां पे पाया जाता है बेटा? ये फाइकोमाइसीट्स के अंदर पाया जाता है, फाइकोमाइसीट्स। ठीक है ना? कहां पे देखने को मिलेगा बेटा? ये फाइकोमाइसीट्स, यहां पे जितनी रैश है तो ये बेटा फाइकोमाइसीट्स के अंदर देखो, PHYCO माइसीट्स, MYCETES, तो ये बेटा फाइकोमाइसीट्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है? अब फाइकोमाइसीट्स में बेटा आपको याद रखना पड़ेगा फाइकोमाइसीट्स में बड़ा पर्टिकुलर आपको याद है एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो। ठीक है? तो प्लीज भूलना नहीं इसको बेटा, तो याद रखना बेटा कि एल्ब्यूगो जो होता है, एल्ब्यूगो फाइकोमाइसीट्स है बेटा, जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा एक स्पोर बनता है जो फ्लैगेलेटेड होता है, बाइफ्लैगेलेटेड होता है, मोटाइल होता है, न्यूक्लिएटेड, 2 फ्लैगेला पाए जाते हैं उसके अंदर बेटा। ठीक है ना? और नेकेड होता है। इस बाइफ्लैगेलेटेड नेकेड स्पोर को हम क्या नाम देते हैं? जू स्पोर नाम देते हैं। ठीक है ना? तो दिखने में कैसा होगा? तो यहाँ पे थोड़ा ट्राई मार लेते हैं। तो ये बेटा ऐसे, अच्छा कहाँ पे बनेगा बेटा? मैं थिंक बना देता हूँ सबसे पहले। तो ये बेटा एक ऐसे कवच के अंदर, एक ऐसे प्रोटेक्टिव सैक के अंदर बनेगा इस तरीके से। तो ये बेटा प्रोटेक्टिव सैक मान लीजिए फंडे का है, तो इस प्रोटेक्टिव सैक को हम नाम देते हैं बेटा जू स्पोरेंजिया, जू, तो इसको हम बेटा जू स्पोरेंजिया बोलते हैं। ठीक है ना? और इसके अंदर आपको क्या मिलेंगे बेटा? इसके अंदर आपको मिलेंगे स्मॉल, और ये बाहर आ जाता है, फिर डिस्पर्सल के लिए बाहर आ जाता है ऐसे। तो इनके अंदर बेटा आपको ऐसे 2-2 फ्लैगेल्स मिलेंगे, या किसी में 1 मिलेगा या किसी में 2 मिलेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है बेटा बाइफ्लैगेलेटेड स्ट्रक्चर्स, इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं बेटा? इन्हीं को हम नाम देते हैं जूस्पोर्स। समझ गए ना? चलिए अब सेकंड आते हैं बेटा स्पोरेंजियोस्पोर के ऊपर। तो जूस्पोर फिनिश हो गया, सेकंड आता है स्पोरेंजियोस्पोर के ऊपर। स्पोरेंजियोस्पोर, अब स्पोरेंजियोस्पोर के अंदर बेटा आपको याद रखना है कि स्पोरेंजियोस्पोर जो होते हैं बेटा ये नॉन फ्लैगेलेटेड होते हैं, ये स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं और बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में बनाए जाते हैं। ठीक है ना? नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं बेटा, नॉन मोटाइल स्पोर्स, नॉन मोटाइल स्पोर्स बड़ा फ्लैगेला नहीं होगा। ये भी बेटा एक कवच के अंदर बने, एक थैली के अंदर बने, जिसको हम बेटा स्पोरेंजिया बोलते हैं, स्पोरेंजिया बोलते हैं। ठीक है ना? और लार्ज नंबर में बनाए जाते हैं, लार्ज नंबर्स, लार्ज नंबर्स में बनाए जाते हैं। समझ गए ना? तो देख लेते हैं कैसा है बेटा। तो ये कुछ ऐसा दिखने को मिलेगा आपको। ये कवच है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको स्पोरेंजिया बोलते हैं। और इस स्पोरेंजिया के अंदर बेटा आपको हाई क्वांटिटी में, ठीक है ना, क्या मिलेंगे बेटा? बहुत सारे स्पोर्स मिलेंगे जो नॉन
इनके डिस्पोजल के लिए बेटा वाटर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, या एयर के थ्रू डिस्पोज हो सकते हैं बेटा। तो इन सारे स्पोर्स को जो आप अंदर देख रहे हैं बेटा, इन सारे स्पोर्स को हम क्या नाम देते हैं, इनको स्पोरेंजियोस्पोर्स नाम देते हैं। समझ गए ना बेटा। अब स्पोरेंजियोस्पोर कहाँ पे पाया जाता है, दो एग्जांपल याद रखने जो बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा। तो फर्स्ट एग्जांपल याद रखना है म्यूकर, MUCOR, एंड सेकंड एग्जांपल याद रखना राइजोपस, RHIZOPUS, राइजोपस। समझ गए ना बेटा। तो ये ज़ूस्पोर आपने याद रखना बेटा। ज़ूस्पोर कैसा होता था बेटा, ज़ूस्पोर मोटाइल है बेटा, ज़ूस्पोर फ्लैजेलेटेड है और नेकेड, ये याद रखना, ठीक है ना। तो या फ्लैजेलेटेड है, इसमें दो फ्लैजेला मिलेंगे, या इसमें बेटा एक फ्लैजेला मिलेगा, ये भी याद रखना है। आप दो फ्लैजेला हो गया बेटा, एक फ्लैजेला हो तो इसकी वजह से क्या होगा बेटा, इसमें मोटालिटी आएगी। एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल बिल्कुल भूलना नहीं है बेटा। ये कहां पे बनता है, ये ज़ूस्पोरेंजिया के अंदर बनता है। और एग्जांपल याद रखना फाइकोमाइसिस, और फाइकोमाइसिस में एग्जांपल याद रखना बेटा एल्ब्यूमिन। सेकंड पार्ट याद रखना स्पोरेंजियोस्पोर्स, तो कहां पे बनता है बेटा, स्पोरेंजिया के अंदर बनता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और स्पोरेंजिया के अंदर बनेगा, नॉन मोटाइल स्पोर होता है बेटा, लार्ज नंबर्स में बनता है। एग्जांपल बेटा म्यूकर एंड राइजोपस। अब आते हैं बेटा उडिया के ऊपर, ठीक है ना। उडिया जो होता है बेटा, इनका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा, याद रख लेना कि नॉर्मली बुक्स के अंदर लिखा जाता है कि वो स्पोर बेटा जो कवच के अंदर बनते हैं ना, उनको स्पोरेंजियोस्पोर्स बोलते हैं। वो सारे स्पोर्स बेटा जो किसी कवच के अंदर बन जाए, उनको स्पोरेंजियोस्पोर्स बोलते हैं। और वो स्पोर बेटा जो कवच से बाहर बने, आउटर बॉडी के ऊपर बने, उनको हम उडिया बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब हम क्या पढ़ने वाले बेटा, उडिया पढ़ने वाले हैं। हेडिंग डाल दीजिए आप, उडिया। आप उडिया के बारे में फर्स्ट चीज जो आपको याद रखनी है वो याद रखनी है, ये कुछ स्पेशल कंडीशंस के अंदर बनाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी हैबिटेट के अंदर बेटा हाई वाटर कंसंट्रेशन है, हाई शुगर कंसंट्रेशन है, या हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन है, ठीक है ना। हाई वाटर कंसंट्रेशन है, हाई शुगर कंसंट्रेशन है, या हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन है, ऐसी जगह पे क्या किया जाता है बेटा, ऐसी जगह पे फंजे बनाते हैं, स्पोर। जिस स्पोर को हम क्या नाम देते हैं बेटा, जिसको हम उडिया नाम देते हैं, ठीक है ना। उडिया का सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है बेटा कि उडिया जब बनाया जाता है ना बेटा, तो ये इंडिविजुअल सेल सेपरेट हो जाते हैं फ्रॉम हाइफे, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करते हैं बेटा, उसके बाद मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं उडिया दिखाता हूं कैसा होता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल बेटा ये एक हाइफे है, तो ये हाइफे की बेटा इंडिविजुअल सेल्स मान लेते हैं, ये हाइफे के इंडिविजुअल सेल्स है ऐसे। तो जब एक उडिया फॉर्मेशन करेंगे ना बेटा, तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे कोई स्पोरेंजिया ओपोरेंजिया नहीं बनता है, ठीक है ना। तो ज़ूस्पोरेंजिया बनेगा, ना तो स्पोरेंजिया, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता है। अब होगा क्या बेटा, जो सबसे टर्मिनल सेल होगी, जैसे ये सबसे टर्मिनल वाली सेल है, तो ये सेल क्या हो जाएगी बेटा, ये इधर अपने इस ऑर्गन फंगल पेरेंट से सेपरेट हो जाएगी, ऐसे ही सेपरेट हो गई। और सेपरेशन के बाद ये जो बेटा इंडिविजुअल सेल है, ये क्या करेगी, बिहेव करेगी एज स्पोर, ठीक है ना। तो इस स्पोर को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम उडिया नाम देते हैं। क्या बोलते हैं इसको बेटा, इसको हम उडिया बोलते हैं। समझ आएगा कि समझ आए। तो याद रखना बेटा कि उडिया जो है कब बनते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग हाई वाटर कंसंट्रेशन, हाई शुगर कंसंट्रेशन, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन। समझ आया बेटा कैसे बनते हैं बेटा, तो याद रखना बेटा दे आर प्रोड्यूस्ड बाय सेपरेशन ऑफ सिंगल हाइफेज या सेपरेशन ऑफ सिंगल सेल्स फ्रॉम पेरेंट हाइफे। तो पेरेंट हाइफे से बेटा टर्मिनल पॉइंट पे टॉप पे बेटा सिंगल सेल सेपरेट हो जाती है, और उनके सेपरेशन की वजह से क्या बनते हैं बेटा, स्पोर्स बनते हैं, जिन स्पोर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, जिनको हम उडिया नाम देते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो अच्छा इसका और एक पॉइंट याद रखिए बेटा कि उडिया जो होता है ना, उडिया जो होता है बेटा, उडिया फर्मेंटेशन में मदद करता है। किसमें मदद करता है, फर्मेंटेशन में भी मदद करता है, ये याद रखना। उडिया जो होते हैं बेटा, उडिया किसमें मदद करते हैं, ये फर्मेंटेशन में भी क्या करते हैं बेटा, मदद करते हैं, ये याद रख लेना, ठीक है ना। चलिए अब एग्जांपल याद रखना बेटा उडिया का, तो ये राइजोपस में बनता है, ठीक है ना, राइजोपस। तो राइजोपस क्या बनाता है बेटा, राइजोपस उडिया बनाता है, समझ गए ना। अब आते हैं बेटा कोनिडिया के ऊपर। तो कोनिडिया के बारे में याद रखना बेटा, ये नॉन मोटाइल होते हैं। कोनिडिया जो होते हैं बेटा, ये सर्कुलर स्पोर्स होते हैं, उडिया के समान ही होते हैं बेटा। ये भी ऐसे क्या करेंगे, टॉप पे बनेंगे, मतलब पैरेंटल बॉडी के टॉप पे बनेंगे।
लेकिन थोड़ा मैं डायग्राम दिखा देता हूँ। तो ये बेटा पूरे कुछ ऐसे होता है, तो ये बेटा हाइफेज है, पैरेंट हाइफेज है ऐसे, ठीक है ना। आप जो पूरे फॉर्मेशन है ये बेटा ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर बनते हैं इस तरीके से, समझ गए नहीं समझ गए, ठीक है। ये जो ऊपर वाले सर्कुलर स्ट्रक्चर्स है बेटा, इनको हम क्या नाम देते हैं, इनको कॉनिडिया नाम देते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इनको कॉनिडिया बोलते हैं। अब कॉनिडिया में याद रखना बेटा, ये थिन वॉल्ड होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी लिख देता हूँ बेटा, कॉनिडिया जो होते हैं बेटा इधर लिख देते हैं, कॉनिडिया बेटा थिन वॉल्ड होते हैं। ये बेटा एक्सोजीनियस स्पोर्स होते हैं, यानी कि मतलब बाहर के साइड में बनते हैं, एक्सोजीनियस स्पोर्स होते हैं बेटा। ये नॉन मोटाइल होते हैं, ये नॉन मोटाइल, समझ गए ना। तो वो स्पोर्स बेटा जो नेचर में कैसे हो बेटा, जो एक्सोजीनियस जो नॉन मोटाइल, समझ गए ना। और बनते हैं कहां पे बेटा, अच्छा ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो ना बेटा, इसको हम कोनिडियोफोर बोलते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर जो यहाँ पे है ना बेटा, इस पूरे स्ट्रक्चर को कोनिडियोफोर बोलते हैं। कहां पे बनते हैं बेटा, कोनिडियोफोर्स के ऊपर बनते हैं, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या नाम देते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम कोनिडिया नाम देते हैं, समझ गए ना। एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा कोनिडिया की, तो कोनिडिया की एग्जांपल बिल्कुल भूलना नहीं है बेटा, तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है। तो कोनिडिया में याद रखना बेटा, कोनिडिया कौन बनाता है, तो कोनिडिया बेटा एक तो पेंसिलियम बनाता है, ये बिल्कुल भूलना नहीं है बेटा, एक तो कोनिडिया पेंसिलियम बनाता है। मैं बेटा ऊडिया नहीं बोल रहा हूँ, ऊडिया हमने खत्म कर दिया। ऊडिया कहाँ पे बनता था, राइजोपस में बनता था, वो आपने याद। ऊडिया कैसे बनता था बेटा, पैरेंट बॉडी के टॉप पे बनता था, पैरेंट बॉडी से डिटैच होता था, ठीक है ना। कोनिडिया कहाँ पे बनता है बेटा, पूरी पैरेंट बॉडी बिहेव करेगी एज कोनिडियोफोर, तो वो सर्कुलर नॉन मोटाइल थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर्स बनाएगा, जिनको हम क्या नाम देते हैं, कोनिडिया नाम देते हैं, CONIDIA, ठीक है ना। तो कहाँ बनता है बेटा कोनिडिया, एकदम पेंसिलियम में बनेगा और एस्परजिलस में बनेगा, एस्परजिलस में बनेगा। तो कोनिडिया बनता है कहां बेटा, पेंसिलियम के अंदर एंड एस्परजिलस के अंदर, याद रहेगा बेटा, पक्का याद रहेगा ना। चलिए और देखिए तो क्या क्या हो गया हमारा बेटा, हमारा जूस्पोर हो गया, हमारा कोनिडिया हो गया, हमारा ऊडिया हो गया, हमारा स्पोरेंजियोस्पोर हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचता है बेटा, हमारे पास क्लाइमेडियोस्पोर बनता है, बचता है, ठीक है ना। आप क्लाइमेडियोस्पोर में आप याद रखेंगे बेटा कि क्लाइमेडियोस्पोर जो है ये रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं। क्लाइमेडियोस्पोर मैं इसको यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ बेटा, मैं ऐसे बता देता हूँ। क्लाइमेडियोस्पोर जो होते हैं बेटा, दे आर रेस्टिंग स्पोर्स। रेस्टिंग स्पोर का मतलब हो बेटा, ये ऐसे स्पोर्स हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनाए जाएंगे, कब, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। इंपॉर्टेंट है बेटा, बिल्कुल भूलना नहीं, याद रहना है, ठीक है ना। क्लाइमेडियोस्पोर एक रेस्टिंग स्पोर है बेटा, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे बनाया जाएगा, किसको अवॉइड करने के लिए बेटा, अनफेवरेबल कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए। तो ऐसे पर्टिकुलर स्पोर्स जो बेटा रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं और अनफेवरेबल कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए बनाए जाते हैं, ऐसे स्पोर्स को हम क्या नाम देते हैं, क्लाइमेडियोस्पोर्स नाम देते हैं, समझ गए ना। चलिए अब आते बेटा लास्ट के ऊपर, वो कौन सा बेटा, वो है ये जूस्पोर हो गया, कोनिडिया, क्लाइमेडिया हो गया, कोनिडिया हो गया। अब आते बेटा किसके ऊपर बेटा, बाइन्यूक्लिएट स्पोर्स के ऊपर, ठीक है ना। बाइन्यूक्लिएट स्पोर्स जो होता है ना, ये दो टाइप्स के होते हैं। बाइन्यूक्लिएट स्पोर्स बेटा दो तरीके के होते हैं, बाइन्यूक्लिएट स्पोर्स, ठीक है ना। बाइन्यूक्लिएट स्पोर्स बेटा दो तरीके के होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो है बेटा याद रखना, फर्स्ट है एसिडियोस्पोर्स, एसिडियोस्पोर्स एंड यूरिडियोस्पोर्स, ठीक है ना। तो फर्स्ट है बेटा एसिडियो, ACEDIO, एसिडियोस्पोर्स, एंड सेकेंड है बेटा यहाँ पे यूरिडियोस्पोर, UREDI, यूरिडियोस्पोर्स, समझ गए ना। तो बाइन्यूक्लिएट स्पोर्स के बारे में सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है बेटा, बाइन्यूक्लिएट स्पोर्स बेटा ऐसे फंजेस के अंदर बनते हैं जिनका माइसिलियम जो होगा ना बेटा, वो डाइकैरियोटिक माइसिलियम होगा, ये याद रखना। बाइन्यूक्लिएट स्पोर्स ऐसे फंजेस के अंदर बनते हैं बेटा जिनके अंदर माइसिलियम जो होगा वो डाइकैरियोटिक माइसिलियम होगा। डाइकैरियोटिक माइसिलियम का मतलब ये हुआ बेटा कि उनके अंदर जो माइसिलियम होगा ना, उसके अंदर दो न्यूक्लियस होंगे, लेकिन वो अभी फ्यूज नहीं हुए होंगे। उनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हुआ है, उनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुआ है, लेकिन न्यूक्लियस अभी भी कैसे बेटा, सेपरेट है। तो ऐसे माइसिलियम को बेटा डाइकैरियोटिक माइसिलियम बोलते हैं, समझ गए ना। मतलब दो सेल्स आपस में फ्यूज हो गई थी, लेकिन उनका साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गया, लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ, न्यूक्लियस अभी भी अलग अलग है, इसको हम डाइकैरियोटिक माइसिलियम बोलते हैं।
तो डाइकैरियोटिक माइसिलियम क्या करता है बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे ये स्पोर्स बनाता है। इनके स्पोर्स को हम क्या बोलते हैं, इनको बाइन्यूक्लिएट स्पोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसके स्पोर्स बेटा दो तरीके के होते हैं, या तो बेटा स्पोर एसिडियोस्पोर होगा, या तो स्पोर कैसा होगा बेटा, यूरिडियोस्पोर होगा, समझ गए ना। तो बोथ एसिडियोस्पोर एंड यूरिडियोस्पोर आर एसेक्सुअल स्पोर्स, ठीक है ना। और कौन बनाता है बेटा, डाइकैरियोटिक फंजाई बनाता है, ठीक है ना। और इन दोनों स्पोर्स को एक साथ हम क्या नाम देते हैं, इनको हम बाइन्यूक्लिएट स्पोर्स बोलते हैं, समझ गए ना। तो डायग्राम अगर देख लियो तो बेटा ये डायग्राम एसिडियोस्पोर का डायग्राम कुछ ऐसे होता है। ये बेटा ऐसे होते हैं दोनों स्ट्रक्चर्स, और यहाँ पे आपको हर जगह क्या मिलेंगे बेटा, यहाँ पे आपको दो दो न्यूक्लियस मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए इनको बाइन्यूक्लिएट बोलते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, बाइन्यूक्लिएट बोला जाता है, समझ गए ना। तो ये बेटा हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा फंजेस का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बेटा दो पार्ट्स आज पढ़ लिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आपने याद रखा, फ्रेगमेंटेशन याद रखा, बडिंग याद रखा, बाइनरी फिशन याद रखा, राइजोमॉर्फ याद रखा एंड स्क्लेरोटिया याद रखा, ठीक है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बेटा आपने स्पोर फॉर्मेशन देखा, स्पोर फॉर्मेशन को स्पोरोल्यूशन बोला जाता है। तो आपने देखा बेटा ज़ूस्पोर्स बनते हैं, आपने देखा बेटा क्लैमिडियोस्पोर्स बनते हैं, आपने देखा बेटा कोनिडियोस्पोर्स बनते हैं, आपने देखा बेटा ओडियोस्पोर्स बनते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा बेटा आपने याद रखा कि ज़ूस्पोर्स के अलावा आपने याद रखा बाइन्यूक्लिएट स्पोर्स भी बनते हैं। और बाइन्यूक्लिएट स्पोर्स का जो प्रॉपर्टी है बेटा, ये डाइकैरियोटिक माइसिलियम के अंदर देखने को मिलते हैं, जिनके अंदर डाइकैरियोटिक माइसिलियम बन जाता है। ये बाइन्यूक्लिएट स्पोर्स जो होते हैं बेटा, ये दो तरीके के होते हैं, या तो ये यूरिडियोस्पोर्स होंगे या तो ये एसिडियोस्पोर्स होंगे, समझ गए ना बेटा। एग्जांपल बेटा इसका याद रखना ना, ये बाइन्यूक्लिएट स्पोर्स पक्कीनिया में पाए जाते हैं, PUCCINI, पक्कीनिया को बेटा व्हीट रस्ट फंजाई भी बोलते हैं, व्हीट रस्ट फंजाई, ठीक है। पक्कीनिया को क्या बोला जाता है बेटा, व्हीट रस्ट फंजाई। याद है ना बेटा, हमने मेहता पढ़ा था, तो मेहता ने किसके ऊपर काम किया था बेटा, पक्कीनिया के ऊपर, व्हीट रस्ट के ऊपर काम किया था, समझ गया ना बेटा। तो ये हमारा बेटा एसेक्सुअल पार्ट एंड वेजिटेटिव पार्ट खत्म हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद हम डायरेक्टली कहाँ पे आ जाते हैं बेटा, हम आ जाते हैं इस क्लासिफिकेशन ऑफ फंजेस में, ठीक है ना बेटा। तो बाकी प्लीज पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, टाइम बिल्कुल बेटा जाया नहीं करना, आपके पास ज्यादा टाइम है नहीं, लिमिटेड टाइम है बेटा, और हर दिन को अच्छे से और सही तरीके से यूटिलाइज करना है, ठीक है ना बेटा। तो हम नजर रखे हुए आपके ऊपर, लेकिन हमारी नजर का तब तक कोई भी वैल्यू नहीं है, तब तक कोई भी फायदा नहीं है बेटा, जब तक आप खुद अपने पैरों पे खड़े नहीं होते, जब तक आप खुद इस काबिल नहीं बनो और आपको खुद ये एहसास ना हो कि हमें पढ़ना है कि हमें नहीं पढ़ना है। जब तक ये एहसास आपके अंदर नहीं जगेगा ना बेटा, तो बहुत मुश्किल है, समझ गए ना। लेकिन जिस दिन ये एहसास जग गया ना बेटा आपके अंदर, तो नीट क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा और बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। और हमेशा याद रखना बेटा, क्या आपने इससे पहले क्या किया वो मैटर नहीं करता। आपने एक चांस दे दिया, आपने दो चांस दे दिए, आप आगे देने वाले हैं, पहला चांस देने वाले हैं, आपने 11th में नहीं पढ़ा, आपने 10th में नहीं पढ़ा, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आज क्या आप कर रहे हो, कल क्या आपने कर रहा था बेटा, वो मैटर नहीं करता, वो तो चला गया ना। एक बार टाइम चला जाता तो उसको हम दोबारा से रिवाइव तो नहीं कर सकते ना। लेकिन आज आपके पास टाइम है, अगर आपको लग रहा है कि कल मैंने गलती करी, मैंने टाइम जाया कर लिया, तो आज तो आपके पास है ना। आप समझ रहे बेटा, टाइम सबसे बड़ी नियामत है जो अल्लाह ने एक इंसान को दी है। टाइम जैसी कोई नियामत बेटा किसी को नहीं मिलती है। ये बेटा अल्लाह की बड़ी रहमत है कि इंसान को टाइम दिया है। जब टाइम खत्म होता ना, फिर इंसान किसी वैल्यू का नहीं रहता है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन जब तक आपके पास टाइम है ना, आपके पास सब कुछ है। और जिस दिन टाइम खत्म हो गया ना आपका, उस दिन बेटा फिर घर वाले भी बोलते हैं टाइम हो गया, अब उसको जला लो या अब उसको दफना लो, क्योंकि फिर टाइम ही खत्म हो गया, वैल्यू ही खत्म हो गई। तो एक इंसान की वैल्यू जो है बेटा वो टाइम से है। और अगर आप टाइम की कदर नहीं करते हो ना, तो फिर आप मतलब मेरे हिसाब से तो फिर आप इंसान है। अगर आप टाइम को फालतू कामों में जाया कर रहे हो ना बेटा, तो ये बहुत गलत बात है। प्लीज अपने टाइम को ऐसे यूटिलाइज करो कि कल आप इस काबिल हो जाओ बेटा कि आप किसी के सामने खड़े होकर बता सकते हो कि हाँ मेरे को बायोलॉजी आती है, हाँ मेरे को फिजिक्स आती है, हाँ मेरे को केमिस्ट्री आती है। समझा। कल आप किसी के सामने खड़े हो जाओ, आप बोलो कि हाँ मैं तैयार हूँ एग्जाम देने के लिए, नीट फेस करने के लिए, JEE फेस करने के लिए, IIT फेस करने के लिए, या AIMS और JIPMER फेस करने के लिए।
जब तक बेटा ये चीज आप में नहीं आएगी ना, आप कितना भी पढ़ोगे, मैं कितना भी पढ़ाऊंगा बेटा, कोई भी फायदा नहीं उसका। ठीक है, तो प्लीज बेटा लास्ट पे जाते जाते अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो। पेरेंट्स से बेटा कभी बुरी तरीके से बात मत करो, क्योंकि माँ बाप एक ही बार मिलते हैं लाइफ में। आपको सारी चीजें बेटा दो बार मिल सकते हैं, दोस्त 2 बार मिल सकते हैं, शादी 2 बार कर सकते हो, बच्चे 2 बार हो सकते हैं, ठीक है ना, ट्रिप पे 2 बार जा सकते हो, कहीं घूमने 2 बार, कोई चीज 2 बार खा सकते हो। लेकिन बेटा एक ही चीज जो दुनिया में एक ही बार मिलती है बेटा, वो आपके माँ बाप है। माँ बाप एक बार चले गए ना, फिर पूरी लाइफ ढूंढोगे, दोबारा मिल जाते तो हम उनके साथ ऐसे बात करते, हम उनके साथ वो ऐसे बात करते, हम उनका कहना मानते। लेकिन अगर अभी है बेटा तो अभी उनकी कदर करो। अगर मम्मी पापा बोल रहे हैं पढ़ाई करनी है, तो मतलब वो आपकी भलाई के लिए बोल रहे हैं। उन्होंने तो अपना टाइम निकाल लिया, उनके पास तो अपनी जॉब है, अपना पेंशन है, या अभी भी जॉब कर रहे हैं। अब आगे जाके किसका टाइम आने वाला है? आपका टाइम आने वाला है। तो अगर आपके ऊपर बेटा मम्मी को स्पेंड कर रही है, पापा को स्पेंड कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि आपका फ्यूचर अच्छा हो जाए, समझ गए ना, ताकि कल आप बड़े आगे जाके बड़े एक अच्छे इंसान बनो। आप इस काबिल बनो कि लोग आपकी इज्जत करें, आप इस काबिल बनो कि सोसाइटी आपकी इज्जत करे। जैसे आपके मम्मी पापा की इज्जत हो रही है, कल आपके वो सोचते हैं कि हमारे कल बच्चे की भी वैसी इज्जत हो जैसे हमें मिल रही। तो प्लीज उनको बेटा निराश मत करो किसी भी बेसिस पे। मैं खाली पढ़ाई की बात नहीं बोल रहा हूँ, मैंने बहुत बार बोला है बेटा, माँ बाप का एहसान आप कभी भी पूरा नहीं कर सकते, कभी भी पूरा नहीं कर सकते। अगर आप कुछ भी करोगे, माँ बाप का एहसान कभी भी बेटा बराबर नहीं कर सकते। ये बात हमेशा याद रख लेना। आप कितने भी अच्छे बच्चे हो बेटा, फिर भी आप माँ बाप का पूरा एहसान नहीं उतार सकते हो, कि जितना एहसान उन्होंने आपके ऊपर किया है, पर्टिकुलरली जितना आपकी माँ ने बेटा आपके ऊपर एहसान किया है, दुनिया का कोई भी इंसान उतना एहसान आपके ऊपर कर नहीं सकता। माँ ने आपको जन्म दिया, यही बड़ी बात है। बाप ने आपको बचपन से पाला, यही बड़ी बात है। अगर वो इसके आगे कुछ करेंगे भी नहीं ना, तो उनका इतना ही काफी है बेटा। तो आपका हक बनता है उनके पैसे की कदर करना, जो उनकी होप्स है वो आपके ऊपर बेटा उसकी कदर करना, वो चाहते कि आप कुछ बनो, उसकी कदर करना। तो मेरे को भी बेटा आप पे बहुत होप्स है, मेरे को भी यकीन है कि नहीं कल आप एक अच्छे इंसान बनोगे, आप एक अच्छे डॉक्टर भी इंशाल्लाह बनोगे। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए बेटा सही ट्रैक पे चलना जरूरी है, भटकना बेटा बिल्कुल नहीं है इस टाइम पे, और मेहनत करना जरूरी है। ठीक है ना बेटा, तो चलिए हम कल कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।